हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबको पता है हमने नॉट सेट सीरीज स्टार्ट करी है नॉट सेट 7 के रिगार्डिंग, और दिस इज़ और फिफ्थ क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमने नॉट सेट की पहले 1 से 21 वीडियो की 21 वीडियो उसके अंदर मैंने अपलोड किए हैं, और वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आपकी नॉट सेट प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। मेंस को लेके जो आज की सीरीज है, मेंस और प्री दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए टेंशन न्यूमोथोरिक्स? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी ट्रेकियल डेविएशन टुवर्ड्स अफेक्टेड साइट, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो चलिए इसका आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से टेंशन न्यूमोथोरिक्स का के डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका लेट साइन कौन सा है, आंसर करना है। सबने ये जो क्वेश्चन है हमने हमारी जो इंस्टाग्राम है उसमें स्टोरी में भी पोस्ट किया, और जो हमारी चैनल है यूएनसी उसमें हम जो डेली के जो क्वेश्चन अपलोड करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे करके, जो कम्युनिटी के अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसमें कम्युनिटी कम्युनिटी नाम से एक फोल्डर आएगा, उसके अंदर हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ आंसर कर सकते हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब हमें सिर्फ ट्रेकियल डेविएशन देख के हमें ये आंसर नहीं करना, क्योंकि सबको पता है न्यूमोथोरेक्स में, न्यूमोथोरेक्स यानी स्पेशली हम बात करें टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इसमें हमें क्या देखने को मिला, ट्रेकियल डेविएशन। लेकिन आपको आगे पूरा पढ़ना है, अफेक्टेड साइड लिखा हुआ है। हमेशा जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसमें जो ट्रेकियल डेविएशन होता है वो हमेशा अपोजिट साइड में होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अगर मैं बात करूँ तो नोट सेट के हिसाब से, नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार एमसीक्यू है। तो, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स और कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स के बारे में। बेसिकली न्यूमोथोरेक्स होता क्या है, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो मान लीजिए आपके रफली अगर हम डायग्राम बनाए, मान लीजिए आपके लंग्स है इस तरीके से, ठीक है, और दिस इज द ब्रोंकाई, ट्रेकिया से इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। और इस लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। लंग्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। हम रफली इसको समझने की कोशिश करते हैं। लंग्स के आउटर कवरिंग को हमने बोल दिया प्लूरा। प्लूरा पूरे लंग्स को कवर करके रखती है। और अगर प्लूरा की स्पेशली अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। अगर मैं इसकी एक और लेयर बना दूं इस तरीके से, दिस वन इज, अगर आप दो लेयर देख पा रहे हैं तो ये लंग्स है, लंग्स में दो है इसके अंदर, एक हो गया आपका बाहर वाला विसरल प्लूरा, और जो अंदर वाला है दैट इज, सॉरी, जो बाहर वाला दैट इज पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाला दैट इज विसरल प्लूरा। तो बेसिकली जो मेरे कहने का सेंस है कि दोनों जो प्लूरल लेयर है उसके बीच में एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अब किसी भी इंजरी की वजह से मान लीजिए यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है प्लूरा के अंदर, और उसकी वजह से बाहर की एयर आके इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो एयर को हम न्यूमो से करेक्ट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, दैट इज न्यूमो। और अगर लंग्स में एक्यूमुलेट हो रही है दैट इज थोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। यानी कि प्लूरा के अंदर विस्ट्रल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में आके एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो पहले हमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स पढ़ने से पहले कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स को हम कोशिश करते हैं जानने की किस तरीके से न्यूमोथोरेक्स का आपको पता चल गया कि किसको बोलते हैं। जो लंग्स की कवरिंग है प्लूरा, बाहर वाली जिसके दो पार्ट होते हैं दैट इज पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इसमें नॉर्मली जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। लेकिन क्योंकि किसी इंजरी की वजह, या तो आइदर बाहर से इंजरी हो जाए या फिर लंग्स के अंदर से इंजरी हो जाए, दोनों तरीके से हो सकती है, तो एयर क्या इसमें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देती है, और एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। और वैसे ही कि थोड़ा सा हम बात करें, अगर इसमें ब्लड ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो दैट इज हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्ड यूज करते हैं एक्यूमुलेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं बेसिकली न्यूमोथोरेक्स के अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली हम बात करें तो न्यूमोथोरेक्स के टाइप में से आपका एमसीक्यू आता है कि न्यूमोथोरेक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स। सेकंड वन इज क्लोज्ड क्लोज न्यूमोथोरेक्स। और थर्ड वन
बेसिकली इसका टाइप भी बोल सकते हैं या फिर इन दोनों का कॉम्प्लिकेशन भी हम बोल सकते हैं। जो थर्ड टाइप का न्यूमोथोरेक्स पढ़ेंगे, जो कि सब तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब वन बाय वन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ओपन न्यूमोथोरेक्स किसको बोलेंगे। ओपन के अंदर मैंने बात की थी कि जो ये लंग्स है आपका और ये इसकी प्लूरा है, तो ये दो तरीके से रप्चर हो सकती है, दो तरीके से इंजरी होती है। एक तो आइदर बाहर साइड से इसमें इंजरी हो जाए, किसी बाहर किसी वाउंड बन जाए या स्टेप इंजरी हो जाए, किसी भी तरह ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हो जाए। अगर बाहर की तरफ से इंजरी हो रही है तो हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स। या लंग्स के अंदर ही कहीं से डैमेज हो गया और कोई रप्चर हो गई मेम्ब्रेन और उसकी वजह से प्लूरा के अंदर यहाँ पे एक होल बन गया और जिसकी वजह से एयर या ब्लड इसके कलेक्शन हो जाएगा, दैट इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस आपको समझना। ओपन न्यूमोथोरेक्स हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर चेस्ट वॉल जो होती है उसमें बाहर साइड से ओपनिंग हो जाए, दैट इज ओपनिंग इन चेस्ट वॉल। यानी कि बाहर आउटर साइड से अगर चेस्ट वॉल के अंदर ओपनिंग हो जाए, दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। जिसके अंदर जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा, क्वेश्चन आता है इसकी डेफिनेशन में से, जिसकी वजह से जो बाहर के एनवायरनमेंट में और लंग्स के बीच में एक पोर्ट बन जाएगा, एक संट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संट बिटवीन लंग्स, यानी कि लंग के बीच में एंड आउटर एयर के बीच में क्या हो जाता है, एक संट बन जाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए लंग्स है और ये इसकी प्लूरा है और यहाँ पे कोई इंजरी हुई है और उसकी वजह से यहाँ पे एक संट बन गया, जिसकी वजह से जो बाहर की जो इन्वायरमेंटल एयर है वो अंदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अंदर जाएगी और एक्सपायरेशन के टाइम बाहर आएगी। तो जैसे जैसे पेशेंट इंस्पायर और एक्सपायरेशन करेगा, इस एयर का जो मूवमेंट है वो दोनों साइड में होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एयर का मूवमेंट किस तरीके से होगा, दोनों साइड। मान लीजिए प्लूरा है, तो जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो बाहर की एयर लंग्स की प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगी और जब एक्सपायरेशन करेंगे जो एयर अंदर गई थी वो वापस बाहर आ जाती है। इसलिए इतना ज्यादा ये डेंजरस नहीं है क्योंकि इसमें एयर बाहर वापस आ जा रही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखने के लिए है, क्योंकि बार बार एयर का मूवमेंट हो रहा है इस लंग्स लंग्स की प्लूरला के अंदर, बार बार जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट होता है, तो एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी की बेसिस पे इसका एमसीक्यू बनता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सकिंग। इसको हमने बोल दिया दैट इज सकिंग वाउंड। ठीक है, सकिंग वाउंड ऐसी को बोलते हैं, सकिंग साउंड या सकिंग न्यूमोथोरिक्स। सकिंग साउंड किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ओपन न्यूमोथोरिक्स के अंदर। ये एमसीक्यू आपको याद रखना है। सकिंग साउंड क्यों होते हैं, क्योंकि बार बार क्योंकि दोनों तरफ से एयर का मूवमेंट होता है, इंस्पायरेशन के टाइम अंदर आ रही है और एक्सपायरेशन के टाइम बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्पेशल टाइप का वहाँ पे एक साउंड देखने को मिलता है, दैट इज सकिंग साउंड। इसलिए इसको सकिंग न्यूमोथोरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी, ओपन न्यूमोथोरिक्स किसको बोलेंगे, बाहर से इंजरी हो जाए। दूसरा क्या चीज, इसमें एयर का मूवमेंट दोनों तरफ होता है, बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है, यानी कि शंट बन जाता है लंग्स और आउटर एयर के बीच में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है तीनों में से सबसे ज्यादा, दैट इज सकिंग साउंड किसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। क्लोज न्यूमोथोरेक्स की अगेन हम बात करें तो दैट इज लंग्स। अगर हम इस लंग्स के बारे में बात करें और इसकी आउटर कवरिंग है, इस तरीके से इसकी आउटर कवरिंग है, ये बाहर वाला आउटर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, और ये इनर यहाँ पे जहाँ पे ट्रेकिया ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होकर दोनों लंग्स इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। अगर हम बात करें अंदर की, अंदर से अगर लंग्स रप्चर हो जाए और रप्चर की वजह से यहाँ पे अंदर एक ओपनिंग हो जाए और इसकी वजह से एयर का मूवमेंट होने लग जाए, यहाँ पे बाहर से ओपनिंग हो रही थी, यहाँ पे अंदर से लंग्स की प्लूरा के अंदर ओपनिंग हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्लोज न्यूमोथोरिक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, नो नो आउटसाइड वाउंड, यानी कि बाहर से कोई घाव नहीं बनता, अंदर से ही लंग के अंदर कोई इंजरी हो जाए, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर का मूवमेंट होने लग जाता है वहाँ पे। अगर इसका अगर हम एग्जांपल देंगे कि किस कंडीशन के अंदर हमें क्लोज न्यूमोथोरिक्स देखने को मिलता है, मान लीजिए हमें रिब फ्रैक्चर हुआ है, इट इज रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर की वजह से कोई भी रिब डैमेज होकर इस अंदर से लंग्स को डैमेज कर देती है और वहां पे एक संट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्लोज न्यूमोथोरिक्स। और उसकी वजह से अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड क्लोज न्यूमोथोरिक्स। और इसी इसी का हम जब अगर हम पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्लोज न्यूमोथोरिक्स। क्लोज्ड न्यूमोथोरिक्स। और क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली होता है रप्चर की वजह से, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इसी को हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स, या इसका अलग टाइप भी बोल सकते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि सडनली ये अंदर से इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स का थोड़ा सा हम डिटेल में, अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा अगर इसके दो पार्ट और डिस्कस कर ले हम। एक होता है इसके अंदर प्राइमरी प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स और दूसरा होता है दैट इज सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिंगल एक लाइन का डिफरेंस है।
प्राइमरी स्पॉन्टेनियस जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किसके अंदर देखने को मिलेगा? ऐसे पर्सन जिसके अंदर कोई भी लंग, एक तो उसकी एज जो है 30 ईयर से कम हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी लंग डिजीज प्रेजेंट नहीं हो, लंग डिजीज जो है एब्सेंट हो, यानी कि कोई भी लंग डिजीज प्रेजेंट नहीं है, और स्पॉन्टेनियसली वहां पे कोई रिफ्रैक्चर या किसी की इंजरी की वजह से, या मान लीजिए कोई एल्वेलाई है उसमें इस तरीके से ब्लेब बन रखा है और वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने की वजह से वहां पे इस तरीके का लंग्स के अंदर जो है ओपनिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लोज न्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। उसमें कौन सा टाइप है? प्राइमरी। प्राइमरी का बेसिक मतलब है कोई लंग जो है डिजीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, किसी और वजह से जो है वहां पे रप्चर की वजह से जो है वहां पे ओपनिंग देखने को मिलती है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किसको बोलेंगे? ऐसे पर्सन के अंदर जिसके अंदर कोई पहले से कोई लंग डिजीज प्रेजेंट थी, यानी कि कोई भी हम बात कर लें, या तो आइदर उसको ट्यूबरकुलोसिस था या अस्थमा था या ऐसी कोई भी डिजीज जिसकी वजह से उसकी प्लूरा अंदर से रप्चर हो गई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो इसमें से आपको जो ध्यान रखना है, बस एक चीज ये ध्यान रखना है, एक तो इनकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ओपन और क्लोज इसको बोलेंगे, और दूसरा जो सकिंग जो है साउंड न्यूमोथोरेक्स किस में देखने को मिलता है। और क्वेश्चन पूछ रहे रिफ्रैक्चर की वजह से किस टाइप का न्यूमोथोरेक्स हमें देखने को मिलेगा, दैट इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इतना डिस्कस करने के पीछे का रीजन, जो हम तो इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे, या फिर हम इसको कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स किसको बोलेंगे? आइदर हम इसके न्यूमोथोरेक्स के टाइप इसको बोल सकते हैं, या फिर ज्यादा अगर एक्यूरेट वर्ड यूज करना, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। ओपन या क्लोज न्यूमोथोरेक्स की वजह से, ओपन या क्लोज न्यूमोथोरेक्स की वजह से बाद में अगर वो उसकी कंडीशनिंग वर्सनिंग हो जाती है, तो वहां पे एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स हम किसको बोलेंगे? सबसे पहले जो एमसीक्यू आता है इसका, जब भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब जिसमें इमीडिएटली हमको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला एमसीक्यू यही आएगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो दैट इज मेडिकल इमरजेंसी है, हमें इमीडिएटली जो है उसमें पेशेंट को इमीडिएटली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स हम बेसिकली बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बोलते किसको हम? मान लीजिए इस तरीके से आपका एक लंग्स, हम इस तरीके से, ये लंग्स है और इसकी बाहर कवरिंग है, दैट इज प्लूरा, ठीक है, दैट इज प्लूरा, ठीक है, और इस तरीके से ब्रोंकाई और इस तरीके से ट्रेक ऐसे कनेक्टेड रहता है दूसरा लंग्स। अगर हम बात करें, हमने क्या कहा, ये या तो ओपन न्यूमोथोरेक्स का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर क्लोज न्यूमोथोरेक्स का, तो हम दोनों एग्जाम्पल, या मान लीजिए बाहर की साइड से इंजरी है इस तरीके से, दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स, या फिर लंग्स के अंदर से ही कोई इंजरी हो गई यहाँ से जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट, दैट इज क्लोज, दैट इज ओपन एंड दैट इज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। अब इसकी वजह, अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स किसको बोलेंगे? अभी तक हम देख रहे थे कि ओपन और क्लोज न्यूमोथोरेक्स में जो एयर का मूवमेंट था वो दोनों तरफ, इंस्पायरेशन के टाइम अंदर आ रही थी और एक्सपायरेशन के टाइम बाहर जा रही थी, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, टेंशन न्यूमोथोरेक्स मान लीजिए अंदर से इस तरीके से उसका एक होल क्रिएट हो गया टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, लंग्स के अंदर इस तरीके से, ये लंग्स है इसके अंदर से ये होल एक क्रिएट हो गया है, लेकिन जो ये वाल्व बनेगा कैसा बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी, दैट इज वन वे वॉल। वन वे वॉल अभी तक जो बन रहे थे ओपन और क्लोज के अंदर, वो क्या था? टू वे वॉल थे जिसके अंदर हवा अंदर भी आ रही थी और बाहर भी जा रही थी, लेकिन वन वे वॉल के अंदर क्या होगा? जैसे पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा एयर एंटर कर जाएगी, एक्सपायरेशन करेगा लेकिन ये एयर जो है बाहर वापस नहीं आएगी, फिर इंस्पायरेशन करेगा बाहर एंटर कर जाएगी, तो ऐसे धीरे 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 उसका जो न्यूमोथोरेक्स इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि यहाँ का जो प्रेशर है इंट्रा थोरेसिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जो एयर है वो अंदर जा रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वहां पे वन वे वॉल क्रिएट हो गया है, तो हवा जितनी बार अंदर जाएगी वो अंदर ही ट्रेप होती रहेगी, जिसकी वजह से ये स्पेस जो है यहाँ पे हवा जो एयर है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, स्पेस क्या होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि वहां पे हवा वापस बाहर नहीं आ रही है, एयर का मूवमेंट बाहर की साइड नहीं हो रहा है, तो वहां पे कंटिन्यूसली हमारा जो थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो इसीलिए मेडिकल इमरजेंसी के अंदर काउंट होता है, क्योंकि जितनी बार वो इंस्पायरेशन करेगा यहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन होता रहेगा और लास्ट में एट द एंड पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जाके उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वन वे वॉल है तो एयर एस्केप नहीं कर पा रही है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। तो दो क्वेश्चन याद रखना है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, और मेडिकल इमरजेंसी इसके अंदर हमें इमीडिएटली मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें कैसा वाल क्रिएट होता है? दैट इज वन वे वॉल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हवा अंदर तो जाती है प्लूराई के अंदर लेकिन बाहर एस्केप नहीं हो पाती, कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा और वहाँ पे हमें सिम्टम देखने को मिलेगी। अब इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया, अब इसके थोड़े से सिम्टम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए
ये इस तरीके से अगर हम लंग्स को ड्रॉ करते हैं, दैट इज योर लंग्स, ठीक है। रफली हम समझने की कोशिश करते हैं, ये लंग्स, और यहाँ पे आप सबको पता है लेफ्ट लंग्स के पास में दिस इज योर हार्ट, ठीक है, और दिस इज योर प्लूरा। दोनों की अगर प्लूरा की बात करें, इस तरीके से प्लूरा है और यहाँ पे लंग्स होता है कार्डिक नोच के अंदर। क्योंकि यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लूरा के अंदर एयर का एक्युमुलेशन होता रहेगा, तो ये क्या करेगी, हार्ट का क्या करेगी, कंप्रेशन करेगी, हार्ट को क्या करेगी, कंप्रेस कर देगी, हार्ट को कंप्रेस कर देगी। और यहाँ पे इस तरीके से आपका ट्रेकिया होता है। तो इसमें अब कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलेंगे, रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली एयर का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे हार्ट पे आइदर लेफ्ट या राइट लंग है तो क्या करेगा, यहाँ पे लंग्स पे कंप्रेशन करता रहेगा, और जिसकी वजह से, और साथ साथ क्या करेगा, ट्रेकिया को कंप्रेशन करेगा, प्रेशर करेगा, तो ट्रेकिया का मूवमेंट इस तरीके से होगा। अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए आपका ये लंग्स है, दैट इज लेफ्ट लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका हार्ट है, और इस तरीके से ट्रेकिया इस तरीके से ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट लंग्स में न्यूमोथोरेक्स होगा, तो ये प्रेशर किस तरफ अप्लाई करेगा, इस तरफ, और इस तरफ करेगा, तो ट्रेकिया का डेविएशन कहाँ हो रहा है, जो नॉर्मल लंग्स है उसकी तरफ हो रहा है। तो हमेशा जो ट्रेकियल डेविएशन किस तरफ होता है, नॉर्मल साइड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा इसका बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे लंग्स का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, लंग्स की कंप्रेशन की वजह से हार्ट का कंप्रेशन हो रहा है, और हार्ट की कंप्रेशन की वजह से इंफीरियर वेना के होगा कंप्रेशन हो रहा है। अब इसके साइन एंड सिम्टम हम डिस्कस करेंगे, तो आपको सही से समझ में आएगा। तो अब इसके अगर सबसे पहले हम बात करें अर्ली साइन एंड, दो तरीके से हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं इसके। एक फर्स्ट वन इज अर्ली, अर्ली साइन एंड सिम्टम, दैट इज लेट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब न्यूमोथोरेक्स टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे अभी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर। तो धीरे धीरे इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहले क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्ट है तो हर्ट को प्रेस करेगा, और इसके अलावा क्या है, इंफीरियर वेना क्या, तो क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपका ये हर्ट है, अगर इसके हम चार चैम्बर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और ये आपकी सुपीरियर वेना क्या ओपन ओपन होती है, दैट इज इंफीरियर वेना क्या, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंफीरियर वेना क्या के बारे में। तो क्योंकि लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, थोड़े से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये इंफीरियर वेना क्या पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सट्रीमिटीज से ब्लड आ रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर वो नहीं आ पाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा तो राइट वेंट्रिकल में कम आएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कम जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में कम आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आएगा, और इवेंचुअली जो ओवर्टा के अंदर ब्लड कम जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। क्योंकि इंफीरियर वेना क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा था, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, उस कार्डिक आउटपुट कम होने को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज हाइपोटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या डेवलप हो जाएगा अर्ली साइन के अंदर, हाइपोटेंशन। और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं देगा कि अर्ली साइन कौन सा है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा कि एक पेशेंट है, वो इमरजेंसी रूम में आया है, उसको चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट है। क्वेश्चन समझ लीजिए नॉर्शन में कैसे पूछेगा, एक पेशेंट है इमरजेंसी रूम में आया है और चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि उसके रिफ्रैक्चर हो रहा है, एक्सरे में पता चल रहा है, और धीरे धीरे पेशेंट का जब आप बीपी चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपोटेंशन उसके अंदर। ये मे भी हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम में आप हो सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे एयर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दैट इज टेकीकार्डिया। ये तो सबको पता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, अर्ली साइन में ये देखने को मिलेगा। और ये दोनों साइन हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा, दैट इज टेकी टेकिनिया, यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और चौथा क्लासिकल साइन इसका, दैट इज हाइपोक्सिया। ये जब सारे सिम्टम, सिर्फ इस ये बेसिक सिम्टम है, इसके बेसिस पे हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगी चेस्ट ट्रॉमा का, स्पेशली आपको चेस्ट ट्रॉमा मेंशन करे, उसके अंदर हाइपोटेंशन और इस तरीके से सिम्टम दे, और पेशेंट को टेकिनिया, और जब एक्सरे के देखेंगे रिफ्रैक्चर हो रहा है, तो इस तरीके का अगर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक ऐसा कंफर्मेटरी साइन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्योंकि ये सारे सिम्टम तो हेमरेजिक शॉक या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक के भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एक कंफर्मेटरी साइन आपको देगा, जिससे आपको, और वो कंफर्मेटरी साइन अधिकतर जो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा होता है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज अर्ली साइन। अब आपको ध्यान रखना कि अर्ली साइन में क्या होगा, सबको पता है हाइपोटेंशन क्यों है, क्योंकि हार्ट का इंफीरियर वेना क्या कंप्रेशन कम हो गया, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, उसको कंपनसेट करने के लिए टेकीकार्डिया हो गया, टेकिनिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। ये क्या है, ये इसके अर्ली साइन है। लेकिन अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं करा है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे ट्रेकिया को अपोजिट साइड के अंदर मूवमेंट करवाने लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते थे, दैट इज क्लासिकल साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार एमसीक्यू याद रख लेना, यही क्लासिकल साइन है टेंशन न्यूमोथोरिक्स का, दैट इज ट्रेकियल डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेकियल डेविएशन। जितने भी एमसीक्यू टेंशन न्यूमोथोरिक्स में पूछे हैं, तो ये वाला साइन जरूर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर, ट्रेकियल, या इस तरीके से दे देंगे कि उसका जब एक्सरे जब करवाया गया, या उसका सीटी स्कैन करवाया गया, सीसीटी करवाया गया, तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे, ट्रेकिया का जो है
अपोजिट साइड के अंदर क्या शिफ्ट हो गया ट्रेकिया, तो इसको बोलते हैं ट्रेकियल डेविएशन। और किधर होता है ये शिफ्ट? टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड, यानी कि जिधर इंजरी हुई है उसके अपोजिट साइड में, अनअफेक्टेड साइड में ट्रेकिया का डेविएशन हो रहा है, क्योंकि इस लंग्स के अंदर अगर इंजरी है तो क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, तो दूसरी साइड के अंदर जो अनअफेक्टेड लंग्स है उसके अंदर ट्रेकिया का, उसकी तरफ हमें ट्रेकिया का डेविएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलेगा? तीन इनसे क्लासिकल लेट सिम्टम देखने को मिलता है, क्योंकि जब पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन के अंदर चला गया तो वहाँ जब आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और क्या देखने को मिलेगा? दैट जुगुलार वेन डिस्टेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन क्लासिकल साइन लेट साइन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रेकिया का जो डेविएशन है वो अनअफेक्टेड साइड में होता है। अब एक और जो चीज इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा, उससे हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, तो इमरजेंसी के अंदर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया तो हमें इमरजेंसी के अंदर कौन सा मैनेजमेंट करना होता है? ये इमरजेंसी का मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज निडल डीकम्प्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है तो हमें इमिडिएटली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? निडल डीकम्प्रेशन करना पड़ेगा। उसको हम किस तरीके से करेंगे? ये मान लीजिए आपका लंग्स है, ठीक है, और दैट इज प्लूरा, उसके अंदर एयर का एक्यूमुलेशन हो रखा है, तो यहाँ पे एक निडल इंसर्ट करेंगे, एक निडल इंसर्ट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा एयर है उसको डीकम्प्रेस कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, दैट इज निडल डीकम्प्रेशन। ये कोई कन्फर्म वो जो है फाइनल मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ हम इमरजेंसी के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, निडल डिस्कम्प्रेशन से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो स्पेशली अगर मैं एडल्ट की बात करूं, अगर एडल्ट है, पेशेंट हमारा एडल्ट है, तो निडल डीकम्प्रेशन की जो साइट होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। हम निडल डीकम्प्रेशन कौन सी साइड पे हम करते हैं? हम करते हैं दैट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और कौन सी लाइन? दैट इज मिड एक्सिलरी लाइन। ये चीज आपको याद रखनी है, मिड एक्सिलरी लाइन पे हम परफॉर्म करते हैं निडल डीकम्प्रेशन। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है, याद रखना है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे और मिड एक्सिलरी लाइन में करेंगे। और अगर पेशेंट जो है हमारा चाइल्ड है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? दैट इज सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और कौन सी लाइन? दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। निडल डीकम्प्रेशन में क्या करेंगे? निडल इंसर्ट करवाएंगे इंटरकोस्टल स्पेस में, प्लूरल तक जाएंगे और एक्स्ट्रा एयर को हम डीकम्प्रेस या बाहर निकाल देंगे। और अगर हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ये तो हमारा इमरजेंसी वाला मैनेजमेंट था। अगर मैं बात करूं डेफिनेटिव मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे? तो हम ट्यूब ट्यूब डाल देंगे, ट्यूब थोड़े को सेंटेसिस कर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूब थोड़े को सेंटेसिस वहां पे परफॉर्म कर देंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना भूल गया, जो ओपन न्यूमोथोरेक्स है, क्योंकि बाहर की साइड वाउंड इस तरीके से हो गया या फिर तो इसके अंदर कौन सी ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं? दैट इज थ्री साइडेड ड्रेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार साइड से उसको पेक नहीं करना है, थ्री साइडेड ओपनिंग, थ्री साइडेड जो है ड्रेसिंग हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब मान लीजिए ये वाउंड है तो इस तरीके से हम ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, तो तीन तरीके से तीन कॉर्नर से तो हम इसको पूरी तरीके से इस तरीके से पेक कर देंगे, और जो चौथा कॉर्नर इसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे, ताकि जो इंस्पायरेशन के टाइम एयर यहाँ से चली जाए और एक्सपायरेशन के टाइम एयर बाहर वापस आ जाए। तो हम थ्री साइडेड ड्रेसिंग करते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। या फिर हम जब चेस्ट थोरेकोसेंटेसिस करेंगे वहां भी हम क्या करेंगे? थ्री साइडेड ओकलज्यू ओकलज्यू ड्रेसिंग करेंगे, जो स्ट्राइल ड्रेसिंग होगी वो हम अप्लाई करते हैं। ये सबको पता है, थ्री साइडेड हम यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं। और एक और चीज, जब इन्वेस्टिगेशन हमें जो करवानी होती है, जब चेस्ट ट्रोमा या अगर स्पेशली अगर मैं बात करूं, ये एमसीक्यू इसकी फुल फॉर्म में से पूछ भी लिया था कि कोई चेस्ट ट्रॉमा इमरजेंसी रूम में, कोई चेस्ट ट्रॉमा या फिर अगर हम बात करो अब्डोमेन ट्रॉमा का पेशेंट आया है, तो उसका इमीडिएटली क्लिनिकली हम देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सी जो है इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? दैट इज ई फास्ट, दैट इज ई फास्ट। ई फास्ट क्या? फोकल असेसमेंट, फोकल असेसमेंट फोकल असेसमेंट, दैट इज फोकल स्टेट, फोकल असेसमेंट स्टेट ट्रोमोग्राम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म एक बार जो है नॉर्सेट के अंदर पूछ ली थी, तो याद रखना है। तो हमें इमरजेंसी के अंदर क्या करना है? चेस्ट और अब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर फोकल असेसमेंट स्टेट ट्रोमोग्राम हमें परफॉर्म करना है, ताकि जो हमें अंदर की जो इंजरी हुई है उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये टेंशन न्यूमोथोरक्स के बारे में था। इसके अंदर स्पेशली आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो ध्यान देना है, जो अर्ली साइन और लेट साइन के अंदर, ये अर्ली साइन क्यों देखने को मिलता है सबको पता होगा, कंप्रेशन की देखने को मिलता है। और लेट साइन जो है हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे ट्रेक प्रेशर की वजह से ट्रेकिया का जो है डेविएशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़े सेंटेंसेस इसके अंदर परफॉर्म करेंगे।
और दिस इज ऑल अबाउट द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब हमारे एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि फॉलोइंग इज लेट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। देख हाइपोटेंशन ये क्या है? अर्ली साइन है। टेकिकार्डिया अर्ली साइन है। ट्रेकियल डेविएशन लेट साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड नहीं होता, दैट इज अपोजिट साइड या अनअफेक्टेड साइड ट्रेकिया का डिवीजन होता है। और फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। तीन हमने लेट पढ़े थे, इसमें ट्रेकियल डेविएशन पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पढ़ा था, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हमने पढ़ा था। तो ये चीज पूरा टेंशन न्यूमोथोरेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमसे क्योंकि हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड है। ए पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन विद positive and expiratory pressure, which finding below indicates the patient is developing a complication related to their therapy and require immediate treatment। क्वेश्चन को समझिए कि पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे कौन से मोड पे डाला गया? पीप। पीप पे है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है। अब जब ये थेरेपी चल रही है तो कौन सी फाइंडिंग हमें देख के लगेगा कि जो इस थेरेपी की वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है? ऑप्शन ए, उसका बाइकार्बोनेट 26 मिलीग्रेन पर लीटर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो उसका 70/45 हो जाएगा। PaO2 है जो है, जो SpO2 कंसेंट्रेशन है वो 80 mm हो जाएगा। और CO2 है जो उसकी 38 mmHg हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं। एक जो लाइन में पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कस करना भूल गए थे, दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर यूजुअली हम किस में यूज करते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता क्या है। मान लीजिए थोड़ा क्विकली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी पूरा हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये इसकी एल्वेलाई है, इस तरीके से एल्वेलाई होती है, और यहाँ से और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है। और तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का, ऑक्सीजन जो ब्लड एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है, और CO2 जो है ब्लड वेसल से एल्वेलाई के अंदर आती है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? जो आपकी एल्वेलाई है वो उसकी परमिबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सिर्फ CO2, जो CO2 सिर्फ गैसेस का जो है इसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन अब परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से यहाँ से जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है एल्वेलाई के अंदर, और यहाँ पे एल्वेलाई इंजरी हो जाती है। और इंजरी होने की वजह से अब क्या होता है? वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एल्वेलाई, और इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता है। गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जाने लगता है। और क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो गई है, तो जब इंजरी हो जाती है तो वापस यहाँ पे इसका जो है वापस जो हीलिंग होती है, और हीलिंग की वजह से यहाँ पे एल्वेलाई में क्या देखने को मिलता है? फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस देखने की वजह से यहाँ प्रॉपर तरीके से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसी को हम क्या बोलते थे? दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इस तरीके से इसकी वजह से इसकी जो एल्वेलाई की इस तरीके से जो पहले अगर प्री स्टेज की हम बात करें, ये प्री स्टेज है जब नॉर्मल थी, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, तो एल्वेलाई किस तरीके से हो जाएगी? इस तरीके से कोलेप्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे एटलेक्टेसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या डिफरेंस? एटलेक्टेसिस में तो सिर्फ कोलेप्सिंग देखने को मिलती है, वहां पे इलास्टिसिटी चली जाती है, लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इससे भी ज्यादा जो है क्रॉनिक कंडीशन, इसके अंदर क्या होगा? इलास्टिसिटी चलेगी, इसके अलावा उसके अंदर फ्लूइड हो गया, और प्रॉपर तरीके से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पेशेंट किसके अंदर चला था? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। अब इसको मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को किस पे रखते हैं? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। उसकी ये क्या करेंगे? जब पेशेंट को हम क्या करते हैं, इसके अंदर फोर्सफुली ऑक्सीजन देते हैं। तो फोर्सफुली ऑक्सीजन क्यों देंगे? क्योंकि उसकी एल्वेलाई कुछ इस तरीके से कोलेप्स हो चुकी है। फोर्सफुल जब ऑक्सीजन देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से क्या देखने को मिलेगा? प्रॉपर तरीके से उसकी एल्वेलाई इस तरीके से डायलेटेड रहेगी, और फोर्सफुली हम ऑक्सीजन का वहां पे और CO2 का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये PEP हम मैंने समझाने की कोशिश करी। अब मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट है जो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का एक पेशेंट था। ठीक है, वो किस मोड पे था? PEP मोड पे उस पर डाला हुआ था। और सडनली हम देख रहे हैं, क्वेश्चन समझिए नोट सेट का क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। एक पेशेंट है, वो ICU के अंदर एडमिट है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है। वो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे इस मोड पे साथ उस पे उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। अब सडनली पेशेंट शो कर रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होने लग गया है। सडनली पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लग गया है, और पेशेंट का जो है रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और पेशेंट हाइपोक्सिया के अंदर जाने लगे। ये चल रहा है पीप, इसके बावजूद जो पेशेंट के अंदर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब एक्सरे करवाया गया तो क्या देखने को मिला? जब एक्सरे में हमें देखने को मिला कि उसका जो ट्रेकिया है वो अपोजिट साइड में डेविएट हो गया। बेसिकली ये एक लाइन इसके अंदर हमने ऐड करना भूल गए थे जब हम पढ़ रहे थे टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर। जब टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे पहले MCQ, तो इसमें नोट लगा के एक लाइन ऐड कर लीजिए। ऐसे पेशेंट ऐसे पेशेंट जो पीप पे रहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर में पीप मोड पे रहते हैं, उसके अंदर हाई चांसेस होते हैं
हाई चांसेस होते हैं उसके अंदर टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने के, टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने के। ऐसा क्यों? सबको पता है, हमने टेंशन न्यूमोथोरेक्स डिस्कस किया। टेंशन न्यूमोथोरेक्स बेसिकली क्या था? ये लंग्स था, इसकी प्लूरा थी, और किसी वजह से इंजरी की वजह से वहाँ पे वन वे वाल क्रिएट हो जाएगा, एयर का मूवमेंट हो जाएगा, प्लूरा के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट वहाँ पे इस तरीके से, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, ये लंग्स है और इसके अंदर अगर एल्वोलाई की अगर हम बात करें, और यहाँ पे ट्रेकिया है, क्योंकि हम पेशेंट किस मोड में है? पीप, क्योंकि हम फोर्सफुली जो हम उसका गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगी? ये एल्वोलाई रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे प्लूरा के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसलिए जब पीप पे होता है पेशेंट, तो वहाँ पे उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाए। तो यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पीप पे है पेशेंट, यहाँ पे दिया नहीं गया है कि पेशेंट टेंशन जो पेशेंट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है या फिर, तो ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो अब क्या होगा? ये बेसिकली क्वेश्चन टेंशन न्यूमोथोरेक्स का ही है। पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है और पेशेंट जो है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पे है। अब ये चीज क्या शो कर रही है? इसका ये शो कर रही है कि उसकी एल्वेलाई रप्चर हो चुकी है और वहाँ पे पेशेंट को क्या डेवलप हो गया? दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और सबको पता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स अगर डेवलप होता है तो पेशेंट वो क्या करेगा? हार्ट को कंप्रेस करेगा और उसकी कार्डियक आउटपुट को कम कर देगा। तो करेक्ट आंसर विल बी, ब्लड प्रेशर जो उसका कितना हो जाएगा? दैट इज 70 टू 45 mm। और ये जो लेवल, अगर इस तरीके के लेवल की बात करूँ, ये है नॉर्थ सेट लेवल का क्वेश्चन। और इसी तरीके के क्वेश्चन नॉर्थ सेट में, जो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो दोनों ही नॉर्थ सेट लेवल के क्वेश्चन है। आपको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगा, स्पेशली आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। सबका सबका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, कोई इसकी डिजीज पोर्शन को इतना डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करके नहीं पड़ता है। तो याद रख लेना, 5 से 6 एमसीक्यू फिर नॉर्थ सेट मेंस के अंदर रेस्पिरेटरी के अंदर देखने को मिलेंगे। आइदर वो आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पूछ ले, ठीक है, इसके अलावा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पूछ ले, जो एपिग्लोटाइटिस ग्रुप हमने पूरा डिस्कस कर लिया, निमोनिया, अस्थमा, सारी चीज कौन से साउंड होते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी कंप्लीट पढ़ लेना, ट्रोमा के अंदर भी आता है, तो दैट इज चेस्ट ट्रोमा के अंदर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाइकार्बोनेट लेवल, अगेन दिस इज द नॉर्मल, और पीप का इससे कोई वो नहीं है। PaO2, अगेन पीप की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो रहा है, और PCO2 नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो करेक्ट आंसर विल बी ब्लड प्रेशर 70 टू 45, क्योंकि सडनली ड्रॉप हुआ है। और पीप वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का एक ही रीजन हो सकता है कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर सॉरी टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया, इसकी वजह से प्लूरा के अंदर एयर वन वे वाल क्रिएट हो गया है, और वहां पे वो लंग्स को जो है, लंग्स क्या कर रहा है? हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, कार्डियक आउटपुट कम दे रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, कई बार सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन उठा के दे देंगे। तो पीप से रिलेटेड, और अगर आपको इस तरीके से बीपी कम रिलेटेड देखने को मिले, आपको गो फॉर विद टेंशन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार हमने शॉक डिस्कस कर लिया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका आंसर करना है आपको। ए पेशेंट हु वाज एडमिटेड विद 3rd-degree बर्न, present with light headedness and oliguria on the 3rd day of admission. On examination, the peripheries are warm and capillary refill is brisk. His pulse rate is 38 beats per minute. In which of the following types of shock do you see this presentation? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शोक को हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट है, उसको 3rd-degree बर्न हो गया है, और उसको लाइट हेडेडनेस हो रही है और ओलिगोरिया है, इसका यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है। 3rd डे, एडमिशन का 3rd डे है, और उसकी पेरिफेरी क्या है? वार्म है। अब 2-3 वर्ड जिसके बेसिस पे आप पूरे शोक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वार्म है और कैपिलरी रिफिल ब्रिस्क यानी कम हो गई है, ठीक है। हिज पल्स रेट इज 138 बीट्स पर, यानी टेकिकार्डिया के अंदर है। तो कौन सा शोक है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शोक, ऑप्शन बी सेप्टिक शोक, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शोक, ऑप्शन डी एंडोक्राइन शोक। तो चलिए आंसर करना है। अब जो जरा कंफ्यूजन होगा इसके अंदर, ए और बी के अंदर होगा, क्योंकि एंडोक्राइन का इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कार्डियोजेनिक क्योंकि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब इन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोवोलेमिक, क्योंकि बर्न वाले में दोनों ही शोक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो हाइपोवोलेमिक शोक भी हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सेप्टिक शॉक भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम शॉक को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि शॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे इजी तरीका अगर मैं बताऊं शॉक को आइडेंटिफाई करने का, तो इसके अंदर सबसे पहले हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं, ठीक है। 3 टाइप पढ़ते हैं शॉक के, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिक शॉक, फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक। और थर्ड वन अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक।
डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर स्पेशली जो है 3 टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज न्यूरोजेनिक। अभी क्लासिफिकेशन क्यों बताया गया है? क्योंकि इस क्लासिफिकेशन से एक एमसीक्यू जो पूछा गया है, अगेन दैट इज एनाफाइलेक्टिक। और लास्ट वन इज सेप्टिक शॉक। ठीक है, अब हम बात करें 3 टाइप के पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिक, सेकंड कार्डियोजेनिक, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के 3 टाइप पढ़ते हैं, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक शॉक। एमसीक्यू क्या आया था? बेसिक एमसीक्यू क्या आया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉक इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक? कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक नहीं है? 3 ऑप्शन दे दिए थे, एक कार्डियोजेनिक दे दिया था। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर 3 शॉक आते हैं, इस तरीके से इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। अब जो स्पेशली हम बात करें हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक के अंदर, जब भी आपकी एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो इसकी एक्सट्रीमिटीज कैसे रहेगी? कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइपोवोलेमिक के अंदर भी जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती है एक्सट्रीमिटी, और वहाँ पे केसेस देखने को मिलती है दैट इज कूल। और कार्डियोजेनिक के अंदर भी प्रॉपर हार्ट की फंक्शनिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से प्रॉपर कार्डिक इजेक्शन नहीं हो पाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन वहाँ पे देखेंगे, कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, और वहाँ भी तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिटी होगी वो कोल्ड एक्सट्रीमिटी देगी। अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है तो दोनों में शॉक जो होगा दोनों में से एक कैटेगरी का होगा। और अगर वहाँ पे वार्म एक्सट्रीमिटीज है तो इन तीनों शॉक के अंदर से होगा, न्यूरोजेनिक हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक होता है, सेप्टिक हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब दो में कंफ्यूजन था, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक में से। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमिटीज कैसी है? वार्म। वार्म कभी नहीं होती हाइपोवोलेमिक के अंदर, तो हम गो विद सेप्टिक शॉक। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेप्टिक शॉक। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं शॉक के बारे में। सबसे पहले हम बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक। फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक नाम से पता है कि ब्लड वॉल्यूम किसी भी वजह से अगर कम हो जाए, आइदर आइदर ट्रोमा की वजह से वहां पे जो ब्लड लॉस हो गया है, आइदर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, डायरिया, इसकी वजह से किसी भी वजह से जो है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसकी वजह से पेशेंट शॉक के अंदर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक। अब जो इसके अंदर बेसिक सब पढ़ते थे, बेसिक क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? इसकी क्लासिकल सिम्टम हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के। क्या सिम्टम पढ़ते हैं? क्योंकि पेशेंट का वॉल्यूम कम हो जाए तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? इसको कंपनसेट करने के लिए हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज टेकी कार्डिया। इसके अलावा कूल एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये तो क्लासिकल साइन जो हर शॉक में हमें देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा कैपिलरी रिफिल टाइम है वो क्या हो जाएगा? मोर देन 3 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड नहीं है, कैपिलरी प्रॉपर तरीके से रिफिल नहीं हो पा रही है। ये तो इसके क्लासिकल साइन सबको पता है विलियम शॉक के अंदर, सबने इसको रट रखा है कि आप विलियम शॉक के कुछ क्लासिकल साइन होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया था, इसकी कैटेगरी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मान लीजिए इसकी 3 कैटेगरी हम पढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, दैट इज माइल्ड, दैट इज मॉडरेट, दैट इज सीवियर शॉक। अब इनको बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, परसेंटेज के आधार पर आपको ध्यान रखना है। एक एक दो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट डिग्री हम कब बोलेंगे? जब हमारे टोटल वॉल्यूम का 0 से 15% जो है हमारा फ्लूइड लॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री हाइपोवोलेमिक शॉक। माइल्ड कब बोलेंगे? 15 से 30% अगर हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो जाए, दैट इज माइल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक। मॉडरेट कब बोलेंगे, या थर्ड डिग्री कब बोलेंगे? दैट इज 31 to 40% अगर हमारा लॉस हो जाए, दैट इज थर्ड डिग्री। और फोर्थ हम कब बोलेंगे? मोर देन 40%। बेसिक्स आपको ध्यान रखना, जब फर्स्ट डिग्री जब होता है, फर्स्ट डिग्री का जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, सारे सारे जो पैरामीटर है बॉडी के वो क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। और उसके अंदर हमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पेशेंट को क्या दे देंगे? ओरल फ्लूइड हम दे देंगे। ठीक है, नींबू पानी दे सकते हैं, कुछ भी हम इस तरीके से ओरल फ्लूइड दे देंगे। ये तो पूरा आपका इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस कैटेगरी आपको याद रखनी। सेकंड हम बात करें कि सेकंड स्पेशली जो फोर्थ है, फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ है मोर देन 40% अगर लॉस हो गया है। एक चीज इसके अंदर और चीज याद रखनी है, इसमें कितना फ्लूइड कितना ब्लड लॉस होता है ये भी ध्यान रखना। अगर फर्स्ट की बात करें तो 400 से 500 ml ब्लड लॉस हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में कितना हो जाता है? दैट इज 1000 ml। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड की अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो मोर देन 2 लीटर। ये कैटेगरी भी आपको याद रखनी है, कई बार इसमें परसेंटेज या फ्लूइड ग्रोथ के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट वाला वैसे ही नॉर्मल हो गया, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? सब सारे पैरामीटर नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मली हम ओरल फ्लूइड से मैनेज हो जाएगा। फोर्थ वाला सीवियर है, 2 लीटर से ज्यादा ब्लड जो है लॉस हो जाए, इसमें सारे पैरामीटर वो नॉन रिकॉर्डेबल होगी, जैसे कि हम हार्ट रेट करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगी, रेस्पिरेटरी रेट नॉट रिकॉर्डेबल। ठीक है,
और जितने भी हम यूरिन आउटपुट है वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसका 40% ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, दैट इज सीवियर शॉक, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज सेकंड और थर्ड, यानी कि माइल्ड और मॉडरेट हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका ध्यान रखना। अगर हम सेकंड और दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगेन सबको पता है सेकंड हम कब बोलेंगे? सेकंड के अंदर या तो 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस हो गया है, या फिर 31 to 40% जो टोटल ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो गया है। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। सॉरी, सेकंड के अंदर आपको कितना करना है? दैट इज 1 लीटर। ठीक है, और थर्ड के अंदर 1.5 लीटर। और जो इसका जो लॉस होगा दैट इज 31 to 40%। करेक्शन करना है, दैट इज 1 लीटर एंड 15 to 30%। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबको पता है हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्लासिकल साइन हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटी और कैपिलरी रिफिल टाइम। लेकिन सेकंड टाइप का जो हाइपोवोलेमिक सेकंड डिग्री का या माइल्ड जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम पेशेंट की बीपी अगर देखेंगे तो सिस्टोलिक बीपी क्या है? नॉर्मल रहेगी। ये डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आप सबको पता है शॉक जब होता है तो बीपी जो है डिक्रीज हो जाती है, हाइपोटेंशन होता है। लेकिन सेकंड डिग्री का माइल्ड वाला है तो अभी इतनी ज्यादा इसकी बीपी डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन वहां पे कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज टेकिकार्डिया। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही एमसीक्यू आ गया था कि शॉक का अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है हाइपोवोलेमिक शॉक का? दैट इज द टेकिकार्डिया, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। ठीक है, बीपी नहीं होगा अर्लीस्ट साइन, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट होगी। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके अंदर अगेन हम बात करें, यूरिन जो आउटपुट है वो कैसा होगा? दैट इज नॉर्मल। लेकिन इसका जो यूरिन आउटपुट है ये कैसा हो जाएगा? दैट इज ओलिगोरिया, यानी कि कम डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, दैट इज ओलिगोरिया। ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड अब नॉर्थ सेट में जैसे डिहाइड्रेशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे इस कैटेगरी में से, वैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। डिहाइड्रेशन में पूछते थे कि थ्रस्टी किस में रहता है, जैसे मॉडरेट के अंदर थ्रस्टी रहता है, वैसे ही अगर हम बात करें कौन से हाइपोवोलेमिक शॉक में थ्रस्टी रहता है पेशेंट, दैट इज सेकेंड डिग्री या फिर माइल्ड, इसी को हम बोल देते हैं माइल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक में। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर पेशेंट कैसा हो जाएगा? कंफ्यूज, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है। अब दोनों का ट्रीटमेंट, एक लास्ट लाइन और याद रख लीजिए कि सेकंड डिग्री है तो इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसमें हम देंगे क्रिस्टलोइड फ्लूइड देंगे, जैसे कि एनएस हो गया, आरएल हो गया। लेकिन अगर थर्ड डिग्री है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? दैट इज क्रिस्टलोइड देंगे प्लस कोलोइडल फ्लूइड हम देंगे। कंप्लीट हाइपोवोलेमिक शॉक, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, इससे ज्यादा डिटेल में आएगा भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारे शॉक से अलग है और सारे सबसे ज्यादा शॉक के क्वेश्चन करंटली इसमें से पूछे जा रहे हैं, दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, हम सिर्फ ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है? न्यूरोजेनिक का मतलब यानी कि जो आपकी जो नर्व सप्लाई है, आपकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या हो गई? इंटरप्ट हो गई, यहाँ पे चली गई है। अब देखने को क्या मिलेगा? साथ एक क्वेश्चन आया था कि जितने भी टाइप के शॉक है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। जितने भी टाइप का जो शॉक है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज परफ्यूजन, ये याद रखना है। परफ्यूजन किसको बोलेंगे? किसी भी सेल या टिश्यू की ब्लड सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? परफ्यूजन। तो सारे शौक चाहिए उसमें कितने भी कोई से भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज परफ्यूजन। वहां पे जो है ब्लड सप्लाई टिश्यू और सेल को कम हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सारे शौक का एंड रिजल्ट है। अब हम बात करें न्यूरोजेनिक शॉक है, क्योंकि अगेन दिस इज शॉक, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। मान लीजिए ये शॉक कैसे डेवलप होगा? ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे जो है नर्व की सप्लाई होती है इस तरीके से। और ये नर्व की सप्लाई क्या होती है? इस ब्लड वेसल्स की कंट्रोल करती है। जब जरूरत होती है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है और वेजो डायलेशन करती है। क्योंकि यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक है, नर्व का जो डैमेज हो गया इसकी वजह से ब्लड वेसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ब्लड वेसल जो अबनॉर्मलिटी डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। ये सब टाइप के शॉक में देखने को मिलता है, सबका रीजन अलग होता है। इसमें हाइपोटेंशन देखने का रीजन मैंने बता दिया। लेकिन दूसरा जो क्लासिकल सिम्टम है ये याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टाइप के शॉक को न्यूरोजेनिक शॉक से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हर टाइप के शॉक में कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि इसमें नर्व डैमेज है तो कंपनसेट नहीं हो पाएगा और वहां पे हार्ट रेट डिक्रीज मिलेगी, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टाइप के शॉक से न्यूरोजेनिक शॉक को कैसे आइडेंटिफाई, कैसे डिफरेंशिएट करना है? सारे टाइप के शॉक में हार्ट रेट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एकमात्र जो शॉक है
न्यूरोजेनिक, इसके अंदर क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे ब्लड वैसे डायलेट हो गई, यहाँ पे ब्लड पड़ा है, इसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज कैसे देखने को मिलेगी, दैट इज वार्म एक्सट्रीमिटीज। और कैपिलरी रिफिल टाइम इसके अंदर नॉर्मल रहता है। बस ये 4 सिम्टम याद रख लोगे ना, स्पेशली ब्रेडिकार्डिया याद रख लोगे, तो आपका न्यूरोजेनिक शॉक का जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगेन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है आप डिफ्रेंशिएट करोगे बाकी शॉक में। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक भी सेम होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक दोनों के सिम्टम सेम होंगे, बस डिफरेंशिएट कैसे करना है। हाइपोवोलिक में आपको जो रीजन देगा वो या ट्रोमा देगा, इंजरी देगा, ब्लीडिंग देगा, और कार्डियोजेनिक में एमआई वो या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू देगा जिसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक हमने डिस्कस कर लिया। देन अगेन जो डिस्ट्रीब्यूटिंग में सेकंड टाइप है, फर्स्ट हमने न्यूरोजेनिक किया, सेकंड दैट इज एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक का क्वेश्चन सिम्टम बेस पे नहीं आता, सबको पता है इसमें क्या देते हैं ट्रीटमेंट में, एड्रेनलिन हम जो है पेशेंट को देते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक का सिम्टम भी सारे सेम रहेंगे, क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए। जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, बीपी जो है इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज अगेन क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप है तो वार्म रहेगा, ठीक है। इसका सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक पहली लाइन जो बर्न पड़ते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि जो बर्न वाले पेशेंट को जो सबसे ज्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं दैट इज सेप्टिक शॉक। बर्न वाले पेशेंट को कौन सा शॉक डेवलप होने के चांसेस होते हैं, सेप्टिक शॉक डेवलप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक में क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सिम्टम आपको जरूर देगा जब भी पेशेंट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से, तो वहाँ फीवर सिम्टम जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फीवर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको क्या देखना है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जो कि सब टाइप की जो शॉक है उसके अंदर इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब आपको ये चीज ध्यान रखनी, सब शॉक में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें कंपनसेटरी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और कंपनसेटरी क्योंकि वहाँ पे इंटरल्यूकिन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हो जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक फीवर आपको ध्यान रखना है, और सारे शॉक में कार्डिक आउटपुट और बीपी कम हो रही थी, लेकिन इसमें कार्डिक आउटपुट और बीपी इंक्रीज हो जाती है। और बाकी एक्सट्रीमिटीज तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है तो कैसा रहेगा, वार्म एक्सट्रीमिटीज रहेगा। एक और चीज इसके अंदर याद रख लेना, एक नया नया क्वेश्चन आप याद कर सकते हो इसके अंदर, एक स्कोर होता है दैट इज सोफा स्कोर। सोफा स्कोर, बस इतनी सी एक लाइन याद रखनी कि सोफा स्कोर किसके लिए यूज किया जाता है। तो सेप्टिक शॉक की सीवियरिटी को चेक करने के लिए सोफा स्कोर यूज करते हैं। इसके जो 3 पैरामीटर आप याद रख लेना, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक होता है टेकिकार्डिया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोफा स्कोर, तो ये 3 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, और टेकिकार्डिया। किसके लिए किया जाता है, सेप्टिक शॉक की सीवियरिटी को चेक करने के लिए। अब क्योंकि शॉक का सारे सिम्टम सबको पता है, और जो इसमें नए एमसीक्यू क्या बनेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट जो हम करते हैं स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको नोट लगा कि ये लाइन आप ऐड कर लीजिए, जितने भी टाइप के शौक है दैट इज नोट लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टाइप के शौक है, आइदर हाइपोवोलेमिक, आइदर कार्डियोजेनिक, आइदर सेप्टिक, आइदर एनाफाइलेटिक, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है दैट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन देगा कि पेशेंट आया सेप्टिक शॉक के अंदर, आप क्या देंगे, उसमें ऑप्शन में लिखेगा कि एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं। चाहे किसी भी टाइप का जो शॉक है उसके अंदर सबसे पहला मैनेजमेंट आपको करना है दैट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट। सबसे पहले जब हम देते हैं जैसे कार्डियोजेनिक है, उसके अंदर हम आइनोट्रोपिक देंगे, आइनोट्रोपिक से भी पहले हम सबसे पहले क्या देना, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सा फ्लूइड देते हैं दैट इज क्रिस्टेलॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यू अगेन दिस इज द एमसीक्यू, कौन सा टाइप का फ्लूइड देते हैं हम, जब सो मान ली क्वेश्चन आएगा, एक पेशेंट आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इमरजेंसी रूम के अंदर, ठीक है, उसके सिम्टम ऐसे है कि बीपी 70 बाई ऐसे 40 हो गया है, ठीक, हार्ट रेट उसकी 130 हो गई है, कूल एक्सट्रीमिटीज हो गई है, तो आपका फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, हाँ वाइटल हम करते हैं लेकिन फर्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, दैट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। और कौन सा फ्लूइड देंगे, ब्लाइंड फ्लूइड हम देते हैं। कौन सा देते हैं, या तो हम पेशेंट को एनएस देते हैं या फिर आरएल देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी के अंदर हम आरएल देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आरएल, सेकंड प्रायोरिटी एनएस। एनएस कब देंगे, जब कोई हेड इंजरी का पेशेंट है तब उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलोइड फ्लूइड देंगे, कौन सा, एनएस या आरएल हम देते हैं। उसके बाद में जो जितने भी मैनेजमेंट इसके बाद में करेंगे, तो ये 3 एमसीक्यू आपको याद रखना। फर्स्ट क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कौन सा टाइप का, क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड में भी आरएल। दूसरा इसमें से जो एमसीक्यू बनेगा कि हम किसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, कि पेशेंट है शोक वाला, ठीक है, पेशेंट है शोक का, अब हम इसको क्या देते हैं, फ्लूइड देंगे। एक और एमसीक्यू, जब भी किसी पेशेंट का शोक वाला पेशेंट होता है तो
हमें ब्लाइंड फ्लूइड कितना देना होता है, दैट इज 1 लीटर। इसको क्या बोलते हैं, दैट ब्लाइंड फ्लूइड। ब्लाइंड फ्लूइड किसको बोलेंगे कि हम पेशेंट की कंडीशन असेस करे बिना डायरेक्टली उसको, हमें नहीं पता पेशेंट को कितना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, 1 लीटर की है, 500 ml की है, 2 लीटर की है, कितना लॉस हुआ, लेकिन हम ब्लाइंडली हम क्या करेंगे, आते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 1 लीटर फ्लूइड जो है उसको लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड फ्लूइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसकी क्वांटिटी पूछ लेते हैं, ब्लाइंड फ्लूइड में हम कितना क्वांटिटी देते हैं, 1 लीटर। अब जो चीज मैं डिस्कस कर रहा था कि किसी भी किसी भी शौक वाले पेशेंट को, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, इस चीज का असेसमेंट हम किस बेसिस पे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट इसके लिए हम क्या करते हैं, शौक वाले पेशेंट में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज जो इसके अंदर कैथेटर डाल देते हैं, इसकी उससे हम ये प्रेशर चेक करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या देते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं शौक के अंदर, और इसके इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग हम उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट कम या ज्यादा करते हैं। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन में क्या करना, दैट इज सेंट्रल विनस प्रेशर हम चेक करते हैं। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, आपके पास आया है इमरजेंसी रूम में, ठीक है, आपने उसको फ्लूइड चढ़ा दिया 1 लीटर, लेकिन अब आपको पता लगाना है कि, क्योंकि ये तो ब्लाइंड फ्लूइड था, हम पेशेंट की जान बचानी थी, लेकिन अब पेशेंट स्टेबल हो गया थोड़ा सा, अब हमें देखना है कि अब उसको कितना और फ्लूइड, हमने फ्लूइड कम दिया ज्यादा दिया, और कितना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी वेज कैथेटर के थ्रू उसका प्रेशर, राइट एट्रियम का स्पेशली पल्मोनरी आर्टरी का हम प्रेशर देखेंगे, और कितना जो फ्लूइड है वहाँ का प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहाँ पे डिसाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये क्या है, जब कंफर्मेटरी पूछ ले आपको तब ये करना है, लेकिन क्लिनिकली हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये कंफर्मेटरी हर जगह पॉसिबल नहीं, तो क्लिनिकल हम क्या यूज करते हैं, बेस्ट इंडिकेटर क्या है फ्लूइड रिसस्किटेशन का, दैट इज यूरिनरी यूरिन आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिन आउटपुट, यानी कि किसी पेशेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, यूरिन आउटपुट, और ये कितना होना चाहिए नॉर्मल, 0.5 to 1 ml पर केजी पर होवर, ये याद रख लेना, 0.5 to 1 ml पर केजी पर ओवर के हिसाब से अगर उसमें यूरिन आउटपुट वहां पे देखने को मिल रहा है, तो हमें मान के चलें कि हमारा फ्लूइड रिसस्किटेशन वो सही तरीके से हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉक। शॉक के जितने भी सिम्टम, जितने भी सीवियरिटी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, एक जो लास्ट थोड़े से 4 लाइन इसकी डिस्कस करते हैं। ये तो था कि जब भी कोई शॉक का पेशेंट आता है तो हम इमीडिएटली कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन हर शॉक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है जिसको मैनेज करने के लिए करा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो ये किस तरीके से करते हैं, स्पेशली हम बात करें अगर हाइपोवोलेमिक शॉक, स्पेशली हम बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम है तो हम क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, फ्लूइड के बाद में क्या देंगे, स्पेसिफिक मैनेजमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा अगर हम बात करें एनाफाइलेटिक का, सबको पता है एनाफाइलेटिक शॉक में क्या हम देते हैं, एडीआर एड्रेनलिन हम वहाँ पे देते हैं, रेशो सबको पता है, सबने डिस्कस कर रहा है, दैट इज 1:1000, ठीक है, ये हो गया आईएम या सबक्यूटेनियस, और अगर हमें आईवी देना है तो 1:10,000 देते हैं आईवी, सबको पता है, इसका कंसेंट्रेशन हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों में हम 0.012 0.03 mg पर डेल के हिसाब से हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देते हैं, दैट इज नोरेड, सबसे पहले हम नोरेड देंगे और उसके बाद में क्या देंगे, एडीआर। और फोर्थ वन इज सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में हमेशा सबसे पहले हमें क्या देना है, फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, दैट सब टाइप के शॉक में आईवी फ्लूइड हमें देना है, लेकिन बाद में अगर स्पेसिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, और ऑक्सीजन हम लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉक। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसके रिगार्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन कि पेशेंट है मैकेनिकल वेंटिल, ये भी डिस्कस हो गया है, ये था कि पल्स रेट, जो 3rd डिग्री बर्न का पेशेंट है, लाइट रेडनेस और ओलिगोरिया है, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना एक्सट्रीमिटीज वार्म है, तो वो किस टाइप का शॉक हो जाएगा, दैट इज सेप्टिक शॉक। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉक, इस तरीके से आपको शॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, which of the following data suggest this diagnosis? Option A sacral edema, option B proximal nocturnal dyspnea, option C jugular vein distension, option D peripheral edema। हार्ट फेलियर का हमेशा या एमआई का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है नॉर सेट के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम पहले भी हार्ट फेलियर को डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आप करेक्ट आंसर करिए इसका।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमल नोक्चुरल डिस्निया। जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं हार्ट फेलियर के बारे में, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे कि जो 21 वीडियो की सीरीज में हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया पूरा हार्ट फेलियर। ये हार्ट के आपके 4 चैम्बर होते हैं। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा कि कौन से लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम है, कौन से राइट साइड के, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना क्लासिफिकेशन सबको पता है। ये मान लीजिए हमारी, ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी का ऑल जो पेरिफेरल बॉडी है, यहाँ से क्या होता है, हमारे सुपीरियर वेना केवा, ये लोअर बॉडी है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पे ब्रेन यानी हेड साइड में जो इंफेरियर, सॉरी ये है इंफेरियर वेना केवा, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे जो हेड साइड से जो ब्लड लेके आती है, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, ये जाएगा यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर, ये मान लीजिए आपके लंग्स है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, सबको पता है। लंग्स से फिर राइट एट्रियम में आएंगे, दैट इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी। और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउर्टा से बॉडी को इस तरीके से जो है ब्लड जो सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को हम दोनों साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज आपको थंब रूल इसमें क्या याद रखना है, मान लीजिए किसी पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ, ये राइट साइडेड का पूरा हार्ट फेल हो गया, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन देखने को नहीं मिल रहे, तो यहाँ जो फ्लूड है, यहाँ जो ब्लड है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पड़ा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सुपीरियर वेना के वजह से जो ब्लड आएगा, वो वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड पड़ा तो नहीं आ पाएगा, और इन्फीरियर वेना के वजह से जो ब्लड आ रहा है बॉडी से, सारा डिऑक्सीजन ब्लड, वो भी नहीं आ पाएगा। तो पूरी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग। बस इतना सा आपको याद रखना है। जब भी पूरी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, अब कौन कौन सी स्वेलिंग हो सकती है, मान लीजिए पेशेंट को असाइटिस हो रहा हो, ठीक है, इसके अलावा क्या हो, लेग में एडिमा हो, यानी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। या पोर्टल हाइपरटेंशन हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग की कंडीशन होती है, किसके अंदर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। सारे स्वेलिंग वाले सिम्टम जो देखने को मिलेंगे, वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। क्योंकि जो ब्लड आना चाहिए सुपीरियर वेना के बाद, इन्फीरियर वेना के बाद, वो ब्लड नहीं आ पाता, क्योंकि ऑलरेडी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरा है, तो सारा ब्लड किसके अंदर लीकेज होने लग जाएगा, बॉडी के अंदर। तो जनरलाइज ओडिमा देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एनएसआर का। तो ऐसा कोई सिम्टम आपको दे दे जिसके अंदर, मान लीजिए, अब देखिए इसके अंदर सेक्रल एडिमा, एडिमा किसके अंदर, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम है। जुगुलार वेन डिस्टेंशन, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर वेना के वहां से ब्लड नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जुगुलार वेन के अंदर ब्लड पड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, दैट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। पूरी बॉडी में पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, जिससे अगेन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो तीनों सिम्टम किसके, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को कैसे देखोगे, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, लंग्स से, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल ओर्टा में देता है। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड का पूरा पूरा जो हार्ट है वो फेल हो चुका है, तो यहाँ का ब्लड इसके अंदर एक्यूमुलेटेड रहेगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का। और क्योंकि जो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट रहेगा, तो जो लंग्स से जो ब्लड आना है ऑक्सीजनेटेड होकर, वो नहीं आ पाएगा, और इस पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड भरेगा, और इवेंचुअली लंग्स के अंदर जो है इसका लीकेज होने लग जाएगा। तो लंग्स के सारे जो सिम्टम आएंगे, दैट इज डिस्निया, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, एक चीज याद रखना, सारे टाइप के एडिमा किसके अंदर होते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। लेकिन लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी एडिमा है, वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे ब्लड नहीं आ पा रहा, तो कार्डिक आउटपुट कम चला जाएगा, तो हाइपोक्सिया में चला जाएगा। तो स्पेशली जो हार्ट लंग्स से रिलेटेड, हमें सांस लेने से रिलेटेड डिस्निया, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या प्रॉब्लम आती है, तो सारे सिम्टम किसको देखने को मिलेंगे, दैट इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, डिस्निया। थंब रूल याद रखना, बॉडी के सिम्टम आ रहे हैं स्वेलिंग, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और लंग्स के सिम्टम आ रहे हैं तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये बेसिकली हमने पूरा डिस्कस कर रखा है सीरीज के अंदर, वहां जाके देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमल नोक्टर्नल डिस्निया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए 3 year old child is admitted with a diagnosis of possible non-communicating hydrocephalus. What is the first symptom that indicates increased intracranial pressure? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीपी का जो एमसीक्यू हमने काफी दिनों से डिस्कस नहीं किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए बल्जिंग फोंटेनल, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी अटेक्सिया। तो चलिए अब इसको आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायग्नोसिस इसके अंदर 3 year old चाइल्ड यानी कि टोडलर की कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसके अंदर आईसीयू बढ़ने का सिम्टम कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हेडेक। अब थोड़ा सा आपको हमेशा डिस्कस कंफ्यूजन होता है आईसीपी के सिम्टम के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीपी क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर।
इंट्रा क्रेनियम यानी क्रेनियम केविटी के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। कितना होता है नॉर्मल? 7 to 15 mm ऑफ हर्ट्ज। बढ़ा हुआ आईसीपी किसको बोलेंगे? अगर 15 से ज्यादा एम ऑफ हर्ट्ज प्रेशर हो गया दैट इज इंक्रीज आईसीपी। किससे मेजरमेंट करते हैं? प्रेशर प्रेशर ट्रांसड्यूसर से। दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द आईसीपी। ठीक है, आईसीपी। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम सिम्टम से रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि आईसीपी के अंदर जो है हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं अलग अलग एज वाइज। तो इसी में से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है? इन्फेंट, यहाँ पे 3 कैटेगरी हम देख लेते हैं। दैट इज इन्फेंट, ठीक है, दैट इज टोडलर और दैट इज ओल्डर चाइल्ड। अब इसके अंदर सिम्टम आपको देखने को मिले उस सिम्टम के बेसिस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इन्फेंट के अंदर सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ये क्वेश्चन है, पूछते हैं। सबसे पहले अगर पूछ ले तो इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी। ठीक है, अर्लीस्ट साइन अगर आपको पूछ ले कि इन्फेंट में आईसीपी बढ़ रहा है उसका अर्लीस्ट साइन कौन सा? दैट इज इरिटेबिलिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना, दैट इज अर्लीस्ट साइन। ठीक है, अर्लीस्ट साइन में फर्स्ट प्रायोरिटी इरिटेबिलिटी को देना। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा इन्फेंट में? पुअर फीडिंग, प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करेगा इन्फेंट। इसके अलावा हाई पिच क्राइंग करेगा, हाई श्रिल क्राइंग, यानी कि बहुत तेज से रोएगा पेशेंट को अगर वहाँ पे जो इन्फेंट को आईसीपी बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोडलर की अगर पूछ लें, इसमें भी क्वेश्चन है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? दैट इज हेडेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेक। ठीक है, फर्स्ट अर्लीस्ट साइन। और इसके अलावा लेक ऑफ एपेटाइट इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेक ऑफ एपेटाइट। इसके अलावा अगर ओल्डर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो अगर ओल्डर चाइल्ड में पूछ ले तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा, अर्लीस्ट साइन। ओल्डर चाइल्ड या फिर एडल्ट के अंदर भी बात कर ले हम, एडल्ट के अंदर भी इंक्रीज आईसीपी का साइन क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या हो जाए अल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आईसीपी के अर्लीस्ट साइन पे से हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर इन्फेंट में पूछ ले इरिटेबिलिटी, टोडलर में पूछ ले दैट इज 1 to 3 ईयर टोडलर, हेडेक। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है टोडलर में? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल सॉरी इन्फेंट के अंदर प्रोजेक्टाइल, नो नो नो, इन्फेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बल्जिंग फॉन्टेनल, लेट साइन के अंदर दैट इज बल्जिंग फॉन्टेनल। ये भी लेट साइन, ये अर्ली साइन थे, ये लेट साइन है। टोडलर की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्यूसिंग, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा दैट इज क्यूसिंग ट्राइड। इसका मैकेनिज्म जो है बहुत बड़ा है, इसको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। क्यूसिंग ट्राइड किस तरीके से होता है? क्यूसिंग ट्राइड का मतलब होता है 3 क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के अंदर। इंक्रीज आईसीपी के अंदर 3 क्लासिकल सिम्टम, लेट साइन जो है इसको हम बोलते हैं लेट साइन। जब बॉडी कंपनसेट करने लग जाती है तो लेट में जब आईसीपी बढ़ जाता है तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? दैट इज फर्स्ट वन, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारी हार्ट रेट कम हो जाएगी, दैट इज ब्रेडी कार्डिया। और इसके अंदर जो तीसरा जो होगा दैट इज अबनॉर्मल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्यूसिंग ट्रायड। तो आपको तीन ये याद रखना, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन। ये किसमें देखने को मिलता है? इंक्रीज आईसीपी। क्यूसिंग ट्रायड किसमें देखने को मिलेगा? इसी को हम बोलते हैं क्यूसिंग रिफ्लेक्स भी हम उसको बोलते हैं, क्यूसिंग ट्रायड भी बोल सकते हैं। और आईसीपी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? कोई भी पेशेंट है उसका इंक्रीज, यानी क्वेश्चन पूछेगा एक पेशेंट है उसको हेड इंजरी सस्पेक्टेड यानी हेड इंजरी हुई है, तो उसको आप कौन सी पोजीशन देंगे ताकि उसका आईसीपी नहीं बढ़े? तो हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं? हमेशा कंफ्यूजन होता है, दैट इज रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, देखो ट्रेंडलबर्ग क्या होती है? जिसका हार्ट लेवल से जो हेड ऊपर होगा और जो फुट फुट लेवल ऊपर होता है, इस तरीके से दैट इज ट्रेंडलबर्ग। लेकिन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग किसको बोलेंगे? जो उसका हेड लेवल ऊपर होगा फुट लेवल से, इस तरीके से। ठीक है, पूरा पूरा हमें पूरा फुट एंड या बेड एंड नहीं करा, पूरा का पूरा बेड को इस तरीके से मूवमेंट करवाना है। ठीक है, दैट इज ट्रेंडलबर्ग। और अगर इस तरीके से करें दैट इज रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। तो ये वाली पोजीशन हमें किसमें देनी है? इंक्रीज आईसीपी के अंदर। एक और चीज है, आईसीपी को मैनेज करने के लिए पेशेंट को आपको एक चीज ऑप्शन में देखने को मिलेगी, हर एक लाइन इसमें एमसीक्यू जो भी लिख रहा हूँ सब एमसीक्यू है। ट्रीटमेंट के अंदर आपको एक लाइन हमेशा देखने को मिलेगी, आईसीपी वाला पेशेंट है उसको मैनेज करने के लिए एक चीज और हम करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं? हाइपर
ऑक्सीजनेट करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूरा मैकेनिज्म अगर मैं समझाऊं, बेसिकली अगर मैं बात करूं, हाइपर ऑक्सीजनेटेड क्यों करते हैं। मान लीजिए ब्रेन है, यहाँ पे हेड इंजरी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो आप सबको पता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, दैट इज केमिकल रिसेप्टर और बेरो रिसेप्टर। और इस ये यही क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कराते हैं, या तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे या फिर क्या कराएंगे, वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन कब करवाएंगे, जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ जाएगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। लेकिन लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो क्या करवाते हैं, वेजो डायलेशन। बस ये प्रिंसिपल है। ऐसा क्यों करवाते हैं पूरा डिटेल से हम नहीं समझाऊंगा, कि मान लीजिए कहीं की ब्लड सप्लाई हमें बढ़ानी है, तो बॉडी को मैसेज आता है वेजो डायलेशन करवाना होता है। तो क्या करवाता है, ये बेरो रिसेप्टर वेजो डायलेशन करवाते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से किसी सेल टिश्यू पे ब्लड सप्लाई हो जाए। लेकिन यही फिनोमेना यूज करते हैं हम, आईसीपी का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स है, अब इसको हम क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, ऑक्सीजन देंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट। पेशेंट को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि हमारी बॉडी में तो इनफ ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ ब्रेन का जो है ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और जब भी ब्रेन का ब्लड फ्लो कम होता है तो आईसीपी भी डिक्रीज हो जाता है। बस इसी फिनोमेना को यूज करके हम क्या करते हैं, आईसीपी वाले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। एमसीक्यू है, किसी भी तरीके से पूछा सकता है, लेकिन इतना याद रखना है कि आईसीपी कम करने के लिए हम पेशेंट को जरूरत से ज्यादा हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे, कौन सा ट्रायड देखने को मिलता है, कौन से अर्लीस्ट और कौन से लेट साइन होते हैं, यही आईसीपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी पैथोलॉजी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोडलर का पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हेडेक, ठीक है। सीजर लेट साइन है, बल्जिंग फॉन्टेनल लेट साइन है, अटेक्सिया इससे रिलेटेड नहीं है, वो लेट साइन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक। तो हेडेक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, again this is very very important. A client was prescribed a major tranquilizer 2 months ago. 1 month ago she was placed on benzotropine. What would indicate that benzotropine therapy is effective? देखिए ये अगेन दिट इज क्वेश्चन ऑफ साइकोफार्मा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो कॉन्सेप्ट है, या तो आप थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाई कर सकते हैं, या फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पूरी साइकोफार्मा किस में कर रखी है हमने, 1 से 21 वीडियो के अंदर पूरी साइकोफार्मा कर रखी है, वहां जाके पूरा डिटेल से देखो कि सब समझ में आएगा। यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्पेशली अगर हम बात करें साइकोफार्मा के अंदर, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पेशेंट को मेजर ट्रिंकुलाइजर ड्रग चल रही है 2 महीने से पहले, लेकिन अब 1 महीने पहले उसको बेंजोट्रोपिन ड्रग पे डाल दिया गया। पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेजर ट्रैंकुलाइजर कौन सी है। अगर है, अगर पता है आपको, तो उससे फिर ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके बाद में इसको बेंजोट्रोपिन थेरेपी पे क्यों डाला गया। पहले तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और जब डाल दिया गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बेंजोट्रोपिन है, पहले ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग है और ये इफेक्टिव कैसे हैं। तो ऑप्शन ए स्मूथ कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी मूवमेंट, ऑप्शन बी ट्रेमर, ऑप्शन सी रिजिडिटी, ऑप्शन डी मसल्स वीकनेस। तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे, अगर कोई भी इफेक्टिव थेरेपी हो रही है तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या है, स्मूथ कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी मूवमेंट। बाकी सभी इंप्रूवमेंट को शो नहीं कर रहे। कॉमन सेंस लगाई करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पूरी साइकोपार्मा कर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। दैट इज क्या पूछा है, मेजर ट्रैंकुलाइजर। मेजर ट्रैंकुलाइजर किसको बोलते हैं, दैट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसके अलग अलग नाम हमने डिस्कस कर चुके हैं कितनी बार। मेजर ट्रैंकुलाइजर किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है, साइकोटिक सिम्टम को मैनेज करने के लिए। या इसी को हम बोल देते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग। एक नाम में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन नोट सेट लेवल पे हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं एटेरेक्टिक। कितने सारे नाम है, कोई सा भी नाम देके पूछ सकते हैं, एटेरेक्टिक, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब यहाँ पे इतना बताने का सेंस क्या है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीसाइकोटिक है। यानी कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो डोपामिन उन पे काम नहीं कर पाता और डोपामिन का लेवल कम कर देती है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया रेंज में डोपामिन का लेवल बढ़ा रहता है, तो हमें कम करने के लिए उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, इसकी वजह से डोपामिन काम नहीं कर पाता और साइकोटिक सिम्टम ट्रीट हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये बेंजोट्रोपिन, ये सारा चीज क्या है। सबको पता है, जब पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग हम चलाते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग हम चलाते हैं कैटेगरी की, तो उसके अंदर हमें एक स्पेशल ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट है या साइड इफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं, किसके, एंटीसाइकोटिक ड्रग के। अब ऐसा होता क्यों है, सबको पता है एंटीसाइकोटिक हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या करती है, हमारे D2 रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक करती है। बेसिकली हमें D2 रिसेप्टर किसके अंदर ब्लॉक करना है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर, ताकि हमारे इमोशंस कंट्रोल हो सके।
लिम्बिक सिस्टम के ड्यूटी रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीसाइकोटिक। लेकिन होता क्या है, इनको तो ब्लॉक करती है, साथ साथ जो हमारी बेसल गैंग्लिया है, पूरा डिस्कस कर रखा है यहाँ पे, डिटेल में नहीं बताऊंगा। बेसल गैंग्लिया है तो इसके ड्यूटी रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, क्योंकि ड्यूटी रिसेप्टर इस पे भी होते हैं और इस पे भी होते हैं। क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग इसको मैनेज करेगा तो हमारे सिम्टम मैनेज हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया वालों को भी क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम सबको पता है, इसके अंदर चार स्पेशली हम पढ़ते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म, ठीक है। सबको पता है पार्किंसन डिजीज किस वजह से होती है, जब पेशेंट के अंदर एज रिलेटेड होती है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो पार्किंसन डिजीज होते हैं। ये नॉर्मल है। लेकिन इस ड्रग की वजह से सूडो पार्किंसोनिज्म कैसे होता है, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया के डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो डोपामिन जो है इस पे आके काम नहीं कर पाता, और इसकी वजह से वहाँ पे सूडो पार्किंसोनिज्म यानी पार्किंसन डिजीज के जैसे सिम्टम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सूडो पार्किंसोनिज्म। और ईपीएस के अंदर क्या देखने को मिलता है, दैट इज एकेथीसिया, जिसको हम वॉकिंग एंड टॉकिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। एकेथीसिया, जिसके अंदर पेशेंट एक जगह अनेबल टू सिट स्टिल, यानी कि एक जगह नहीं बैठ सकता, इसको वॉकिंग एंड टॉकिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा था नोरसेट के अंदर, नोरसेट 4 के अंदर इसी से क्या क्वेश्चन पूछा था, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज डिस्टोनिया, और फोर्थ वन अगर हम बात करें दैट इज टार्डिव डिस्काइनेशिया। लेकिन हमारा जो डिस्कस करने का मतलब है, हम बेसिकली इसके बारे में बात करें सूडो पार्किंसनिज्म, क्योंकि सबको पता है एंटीसाइकोटिक ड्रग लिम्बिक सिस्टम में डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए दी जाती है, लेकिन ये क्या कर देती है, बेसल गैंग्लिया वाले डी2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा और वहाँ पे पार्किंसन डिजीज डेवलप हो जाएगी, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और पार्किंसन के सिम्टम सबको पता है, ट्रेमर, रिजिडिटी, इसकी क्लासिकल ट्राइड होता है, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। और भी सिम्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें ध्यान देना है कि पेशेंट को एंटी साइकोटिक ड्रग चल रही है, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसको ये सिम्टम देखेंगे, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। तो अब इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम पेशेंट को डोपामिन दे देते हैं, क्योंकि डोपामिन कम हो गया, लेकिन ये नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट साइकोटिक है और सिम्टम वर्सनिंग हो जाएगी। या फिर इसको मैनेज करने के लिए एक ड्रग देते हैं एट्रोपिन से रिलेटेड, एट्रोपिन का जो डेरिवेटिव हम इसके अंदर यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, एट्रोपिन जब देते हैं तो डोपामिन के लेवल को बैलेंस करने के काम आता है एट्रोपिन, ठीक है। तो अब हमेशा आपको याद रखना है कि जब ट्रीटमेंट हम करते हैं ईपीएस का, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कौन सी कैटेगरी का ड्रग देते हैं, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं इसको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम को। और स्पेशली अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले इसके अंदर, तो कौन सी देते हैं, टी एच पी, ट्राई एक्जी फेनिडिल। अब ये इतना बताने का मतलब क्या है, या तो हम ट्राई एक्जी फेनिडिल दे दें उसके डीएससी के रूप में, या फिर उसका जैसा डेरिवेटिव देते हैं दैट इज बेंजोट्रोपिन। बेंजोट्रोपिन भी वही काम करेगा जो ट्राई एक्जी फेनिडिल करेगी, ये क्या करेगी, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। और जब हम देखें तो पेशेंट के जो पार्किंसन वाले सिम्टम है, पार्किंसन वाले जो सिम्टम है वो क्या करेंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, पार्किंसन के वाले सिम्टम क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक होने लगेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्लाइंट को मेजर ट्रैंक्विलाइजर चल रही है, मतलब एंटीसाइकोटिक चल रही है, ठीक है, 2 महीने से। 1 महीने पहले उसको बेंजोट्रोपिन क्यों दिया गया, सब समझ में आ गया, क्योंकि उसको ईपीएस डेवलप हो गया था। और ईपीएस में अगर बात करें तो सूडो पार्किंसनिज्म उसको डेवलप हो गया था, और उसमें ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेस से देखने को मिल रहा था। अब पेशेंट का बेंजोट्रोपिन इफेक्टिव है कैसे पता चलेगा, उसके जो रिजिडिटी हो रहा था, ट्रेमर हो रहे थे, ठीक है, ट्रेमर हो रहे थे, यानी कि अनकोऑर्डिनेटेड उसके मूवमेंट हो रहे थे, तो वो क्या हो जाएंगे, अब कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने के बाद हमें पता चलेगा कि बेंजोट्रोपिन जो हमारी इफेक्टिव है, ट्रेमर तो इससे पता चलेगा कि इफेक्टिव नहीं है, और मतलब हमें डोज बढ़ाने की जरूरत है। रिजिडिटी, अगेन मसल्स वीकनेस, ये तीन तो पार्किंसन के सिम्टम है ना, इसको देख के तो हमें लगेगा कि ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एक को देख के यानी कि स्मूथ हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाएंगे, इसको देख के लगेगा हमारी बेंजोट्रोपिन जो है इफेक्टिव है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक, पूरा डिस्कस कर रखा है, 1 से 21 वीडियो सीरीज में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, following a gastric resection, which of the following action would the nurse reinforce with the client in order to alleviate the distress from dumping syndrome? Option A, eating 3 large meals a day. Option B, drinking small amount of liquid with meals. Option C, taking a long walk after meal. Option D, eating a low carbohydrate diet.
ठीक है, दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ द जीआई। गैस्ट्रिक डिसेक्शन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे खुद हमें खुद जो है एग्जामिनर क्या बता रहा है कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, डंपिंग सिंड्रोम हो गया। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्नैपशॉट मारते हैं कि डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है। डंपिंग सिंड्रोम किसका मैनेजमेंट है, मान लीजिए आपका स्टोमक है, ठीक है, और इस तरीके से सी शेप का ऑर्गन जिससे कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडोनम। और यहाँ पे फिर मोस्ट ट्विस्टेड पार्ट जो कनेक्ट हो जाता है, दैट इज जेजुनम, रफली समझिए, और दैट इज स्टमक। जब पेशेंट को इस तरीके से पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं जो कि स्टमक और ड्यूडेनम में होता है, तो हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम का कुछ पार्ट जो काट के निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं गेस्ट्रो ड्यूडेनोस्टमी। क्या बोलते हैं, गेस्ट्रो ड्यूडेनोस्टमी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, दैट इज बिलरोथ फर्स्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिलरोथ फर्स्ट। और बिलरोथ सेकंड कब बोलेंगे, जब हम गैस्ट्रिक के साथ साथ ड्यूडेनम के साथ साथ जेजुनम को बैठा देंगे, दैट इज गेस्ट्रो जेजुनोस्टमी। यही क्वेश्चन पूछा था कि बिलरोथ फर्स्ट किसको बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन था। और बिलरोथ सेकंड किसको बोल रहे हैं, जेजुनम का पार्ट भी निकाल देंगे, दैट इज बिलरोथ सेकंड। ये प्रोसीजर के नाम है, किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, दैट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज का सर्जिकल मैनेजमेंट है। अब होता क्या है, इसको करने की वजह से थोड़ा फास्ट हम देखेंगे। मान लीजिए नॉर्मली क्या हो रहा था, पेशेंट कोई भी जो फूड जो खा रहा था, पहले क्या होगा, स्टमक में पड़ा रहेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 क्या डूडेनम में। लेकिन अब पेशेंट को क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्टमक इस तरीके से कुछ पार्ट काट दिया गया और उसको किससे जोड़ दिया गया, इस तरीके से जेजुनम से। अब स्टमक तो बचा ही नहीं, स्टमक का कुछ पार्ट पड़ा है, और डूडेनम का भी कुछ पार्ट जो है पेशेंट के अंदर रिमेनिंग। अब पेशेंट क्या करेगा, कुछ भी जो है फूड लेगा, पहले तो क्या होता है, यहाँ पड़ा रहता था, पूरा उसका डाइजेशन हो जाता था, फिर डुडेनम में पहुंचता था। लेकिन अब जब गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी हो जाएगा, तो फूड लेने के बाद जो पूरा का पूरा फूड अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हाइपर कंसेंट्रेटेड हाइपर ऑस्मोलर फूड है, डायरेक्ट डुडेनम में जाएगा। उसकी वजह से वहाँ पे बिना पचा हुआ इतना हाइपर कंसेंट्रेटेड फूड वहाँ पे अगर जाता है, तो कुछ सिम्टम देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इसी को डंपिंग मतलब डंप यानी डायरेक्ट कोई भी, डंप किसको बोलते हैं कि डायरेक्ट किसी भी चीज को डायरेक्ट किसी जगह से उठा के नीचे फेंक देना, इस तरीके से डंप कर देना। तो फूड क्या होगा, पहले स्टमक में रेस्ट कर रहा था, लेकिन अब वहां पे स्टमक नहीं है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट जो डिड्यूजन में आके डंप हो जाएगा, गिर जाएगा। और उसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इसमें दो कैटेगरी के सिम्टम हम पढ़ते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। डंपिंग सिंड्रोम हो गया तो उसमें दो सिम्टम हम पढ़ते हैं, और सिम्टम के बेसिस पे पता लगाते हैं कि उसको अर्ली सिम्टम आ रहे हैं, दैट इज लेट सिम्टम आ रहे हैं। पूरा डंपिंग सिंड्रोम हमने समझा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहे हैं। अर्ली सिम्टम में क्या होगा, क्योंकि वो फूड जो है स्टमक नहीं है वहाँ पे, स्टमक को पूरा काट के हमने बाहर निकाल दिया है, इसकी वजह से पूरा कंसंट्रेटेड फूड है, जितना भी हम खा रहे हैं वो पचता नहीं, और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, छोटे हाथ के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसकी वजह से वहाँ पे क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, जब भी हमारा अनकंसंट्रेटेड फूड वहाँ जाएगा तो नोजिया वोमिटिंग होगा, इसके अलावा अब्डोमिनल पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एपिगेस्ट्रिक फुलनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो बेसिक सिम्टम है जो वहाँ पे देखने को मिलेगा अर्ली सिम्टम के अंदर। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंसंट्रेट, ये स्टमक से इस तरीके से आना चाहिए था फूड, लेकिन स्टमक नहीं है, डायरेक्ट उसको किससे जोड़ दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन से। हाइपर कंसंट्रेटेड फूड आया, और जब भी हाइपर कंसंट्रेटेड फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स, जो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से सारा फ्लूइड किसके अंदर आ जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फूड बहुत कंसंट्रेटेड है। क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए फूड आ जाएगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ओस्मोलर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर ओस्मोलर डायरिया देखने को मिलेगा। पूरा मैकेनिज्म जो हमने पहले समझा रखे हैं, इसलिए हम थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं इसको। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ओस्मोलर डायरिया, डायरिया वहां पे देखने को मिलेगा। लेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और ये एक और चीज, ये कब देखने को मिलता है अर्ली सिम्टम, जब खाना खाएंगे उसके 15 से 20 मिनट बाद ही हमें सिम्टम देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे पेशेंट छोटी, जैसे ही जो फूड है हमारी छोटी आंत में पहुंचेगा, वहाँ सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन लेट सिम्टम क्या होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्ट जो सारा फूड है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टमक पूरा हमने निकाल दिया, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, क्योंकि ये हाइपर ओस्मोलर फूड होता है, हाइपर ओस्मोलर। और इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, हाइपर कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर क्या मिल जाएगा, हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। और उस ग्लूकोज, स्टार्टिंग में ग्लूकोज मिलेगा, उसको मैनेज करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या रिलीज करेगी, इंसुलिन। और जब बहुत ज्यादा रिलीज करेगी इंसुलिन, तो क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट सीधा हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा। और यही करेक्टरिस्टिक साइन है लेट सिम्टम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि
डंपिंग सिंड्रोम का लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों ऐसा हो रहा है, आप सबको पता है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड आया, उसको मैनेज करने के लिए बॉडी ने बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर दिया, और इतना इंसुलिन रिलीज कर दिया कि ग्लूकोज लेवल और ही ज्यादा कम हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अब सबको पता है हाइपोग्लाइसीमिया इमरजेंसी के सिम्टम, सबको पता है कि कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया जब हो रहा है तो पेशेंट जब हाइपो में जाता है तो स्वेटिंग देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट क्या टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसे देगा, एक पेशेंट है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, और पोस्ट ऑफ वार्ड के अंदर आया है गेस्ट्रोजुजिनोस्टोमी के बाद में, और आपने देखा कि जब वो फूड लेता है उसके कितने मिनट के बाद में, ये तो था 15 से 20 मिनट, ये कितनी देर के बाद में अपीयर होते हैं, दैट इज 30 to 40 मिनट के बाद। क्वेश्चन कैसे देगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट था, पोस्ट ऑफ वार्ड में आता है गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी के बाद या बिलोरस फर्स्ट के बाद, आपने इसको खाना दिया, उसके 30 से 40 मिनट के बाद पेशेंट सडनली, पेशेंट को सीवियर स्वेटिंग देखने को मिल रही है, पाल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, टेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है। तो आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शन में दे देगा कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया क्योंकि वो सर्जरी से आया है, या पेशेंट का, हम हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हम चेक करेंगे, तो गो फॉर विद ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि वो डंपिंग सिंड्रोम वहाँ पे लेट साइन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से इसको मैनेज करना होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जब भी होता है तो हम क्या देते हैं उसको, हम उसको, और इसमें क्या होता है, जब भी हम फूड देंगे पेशेंट को, अगर हम फूड देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड देते हैं तो अर्ली सिम्टम और क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, पेन और बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में है तो इसको हम फूड देंगे तो हमारे सिम्टम रिजोल्व हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, इसके अंदर हम फूड देंगे। अब कुछ जो बेसिक चीजें हमें याद रखनी है डंपिंग सिंड्रोम जब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम किस लिए होता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो रिसेक्ट करके हमने निकाल दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेशेंट को एजुकेट करते हैं। पहला क्या एजुकेट करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट लेनी है, ठीक है। आपको जो खाना है 2 3 3 4 टाइम छोटा छोटा करके, इस तरीके से पूरा एक साथ नहीं खाना, छोटा छोटा करके खाना, स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट लेनी है। और क्या बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको क्या करना है, अवॉइड शुगर रिच फूड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहले से हाइपर कंसेंट्रेटेड फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है जा रहा है, इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब अवॉइड शुगर रिच इन फूड देंगे तो उसकी वजह से और ज्यादा हमें रिवर्स हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, शुगर रिच फूड को अवॉइड करना है। इसके अलावा यूजुअली हम खाना खाने के बाद सब पेशेंट को क्या करते हैं, वॉक के लिए बोलते हैं, लेकिन जब डंपिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद में आपको सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना, फ्लेट लाई आफ्टर फूड। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ताकि जो हमारा खाना खाया है जब हम वॉक करेंगे तो सीधा क्या पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में होगा तो हमारा कुछ देर खाना जो स्टमक के कुछ बचे हुए पोर्शन में पड़ा रहेगा, और पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम वाले सिम्टम नहीं आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। पेशेंट को क्या बोलेंगे, आपको खाना खाने के बाद में फ्लेट जो है लेटे रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसके अंदर क्या एडवाइस करते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि कभी भी खाना खाने के टाइम में पानी बीच में नहीं पीना, अवॉइड लिक्विड, अवॉइड लिक्विड विद मील। इससे क्या होगा, उसका जो एसिड है वो रिफ्लक्स हो जाएगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा, और उसका जो खाना कंसेंट्रेट जल्दी से क्या हो जाएगा, स्टमक एम्प्टी हो जाएगा, और उसमें डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम देखने को मिलेंगे। और पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, कौन से डाइट लेने को बोलेंगे, दैट इज हाई प्रोटीन या फिर हाई फैट डाइट लेने को बोलेंगे। तो ये 4 5 पॉइंट है, चार पांच चारों पांच, ये क्या है, एमसीक्यू है, उसके मैनेजमेंट से related। सबको पता है कि हम वो करने के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन डंपिंग सिंड्रोम वाले को क्या करते हैं, आप खाना खाने के थोड़ी देर लेटे रहना है, ठीक है, लिक्विड को अवॉइड करना है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था, अब डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम को बचाने के लिए या उसके सिम्टम को एलिविएट करने के लिए हम क्या उसको एडवाइस करेंगे, ईटिंग 3 लार्ज मील ए डे नहीं करना है, हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको फ्रिक्वेंटली स्मॉल डाइट लेनी है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, डंपिंग सिंड्रोम इससे तो प्रिवेंट नहीं होगा। ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड विद मील्स, हाँ ये इस चीज के लिए हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टमक एम्प्टी करवा देगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना, खाने के साथ उसको बोलेंगे कि आपको लिक्विड नहीं लेना है। टेकिंग ए लॉन्ग वॉक आफ्टर मील्स, ये भी नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को बोलेंगे आपको फ्लेट लेटे रहना, ताकि जल्दी से स्टमक एम्प्टी नहीं हो, डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ईटिंग ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाँ ये हम इसको बोल सकते हैं, पेशेंट को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए हम बोल सकते हैं, ताकि पेशेंट को स्लो एनर्जी मिलती रहे, हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि उसका हाइपोग्लाइसेमिया भी मैनेज हो जाए, और पेशेंट को सडनली हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड भी उसके अंदर नहीं जाए। तो दिस इज विल बी द करेक्ट आंसर। आज क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने के लिए हमने सोचा था, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से हम आज का सेशन यहीं पे जो है खत्म करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। नेक्स्ट आने वाला टाइम जो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करें, तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको जो आज का सेशन है वो कैसा लगा।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ज़रा ज़रा आपको क्लास को शेयर करना है। गुड बाय।